हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संकल्प 05 में स्वागत है। आज का विषय भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन करेंगे, जहां हम देखते हैं वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक चिंतन तथा व्यवहार लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में घर कर गए थे। जैसे ऋग्वेद अथर्ववेद में सभा तथा समिति का उल्लेख ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में क्षुद्रकमल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ लिच्छवी गणराज्य इत्यादि में देखने को मिलता है। हम जब आधुनिक भारत का अध्ययन करते हैं 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद व्यापार के साथ राजनीतिक स्वरूप धारण कर चुके थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति कंपनी के कार्यों की अधीनता लाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बना। हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक अध्ययन करेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संरचना में परिवर्तन, इसका मुखिया बंगाल का गवर्नर जनरल तथा इसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में जो लोग थे उनके नाम इस प्रकार हैं: मॉनसेन, बारवेल, क्लेविंग और फ्रांसिस। ब्रिटिश सम्राट की सिफारिश पर समय से पूर्व ही गवर्नर जनरल को उसके पद से हटाया जा सकता था। कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संबंध में इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। कुल सदस्य संख्या 24 है। 25% सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था धार्मिक आधार पर केंद्रित थी, परंतु ब्रिटेन की संसद ने भी सामाजिक और धार्मिक आधार ही बनाए रखा। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण किया गया। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य व्यापारिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मामला राजनीतिक कार्यों के लिए था। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में, जहां पर अभी तक मंत्रिपरिषद की संख्या में 4 लोग थे, अब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, जिससे शासन में सुगमता आ सके और अधिक तीव्र निर्णय लिए जा सके। 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस कानून के तहत कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जहाँ पे भारत के समाज और धार्मिक परिवर्तन की बात कही गई, जहाँ पे मशीनरों को भारत आने की आज़ादी दी गई, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की बात कही गई। विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और शिक्षा का दायित्व राज्य का होगा। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करने के द्वार खोल दिए गए। अब मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़ा दी गई, अब 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई।
पहले हमने देखा 4 की गई, 4 से घटाकर 3 की गई, अब 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई, जिससे शासन आसानी से किया जा सके। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो अब तक सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था। जो भारत में 2 और प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों को मिला दिया गया। बंगाल, मद्रास, मुंबई, तीनों को मिला के भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल को सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी मामलों की शक्तियां दी गईं। इस एक्ट में भारतीयों के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया। विधि के शासन की प्रक्रिया को अपनाया गया। सबसे अधिक केंद्रीकरण किया गया। प्रथम विधि आयोग बनाए गए, इसके अध्यक्ष मैकाले थे। दास व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यहाँ नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कानूनी संबंधी प्रावधानों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई और यही व्यवस्था भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 में देखते हैं। संसद कोई विधेयक पारित कर देती है, उस पर राष्ट्रपति के साइन होना अनिवार्य है, तभी वे कानून का रूप धारण करती है। इसके बाद कंपनी को नियंत्रण करने के लिए कोई एक्ट पारित नहीं किया गया, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद वहाँ की संसद ने कंपनी से शासन छीनकर सीधा महारानी के हाथों में शासन सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी विस्तार की भावना को त्याग दिया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित करते हुए महारानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि कैनिंग ने महारानी की घोषणा जारी की गई। भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया जाएगा। भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों तथा परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा। भारतीय जनता के विकास समृद्धि का आश्वासन दिया गया। भारतीय जनता की समृद्धि में हमारी शक्ति है, उनकी संतुष्टि में हमारी सुरक्षा और उनकी कृतज्ञता में हमारा पुरस्कार है। इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गईं। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यहाँ पे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। ब्रिटेन की संसद को विश्वास हो गया कि भारत में केंद्रीकरण प्रक्रिया से शासन नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मॉडल को अपनाते हुए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। जो अब तक कंपनी के माध्यम से शासन किया जाता था, अब कंपनी के माध्यम से न करते हुए सीधा वहाँ की संसद भारत पर शासन करेगी। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारतीय संविधान में भी हम देखते हैं अनुच्छेद 123, जहाँ पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। पहली बार सलाहकार के रूप में भारतीय लोगों को लिया गया। बनारस के राजा देवनारायण, ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम,
इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। पहली बार कार्यपालिका में किसी भारतीय को नियुक्त किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। जो इंग्लैंड में सचिव की परिषद थी, जिसमें 2 भारतीयों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में भी एक सचिव की परिषद थी जिसमें 15 सदस्य होते थे। 15 सदस्य में से 2 भारतीय लोग नियुक्त होंगे। अब विधायिका के सदस्यों के जो विधायिका थी, विधायिका के सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। न्यायालय में चल रहे मामले पर सदन में कोई कार्यवाही या बहस नहीं की जाएगी। और जो हम भारतीय संविधान में भी देखते हैं, अगर कोई मुद्दा न्यायपालिका के पास आ गया है तो उस मामले पर बहस संसद में नहीं की जा सकती। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहाँ पे हम देखते हैं आंशिक जवाबदेह सरकार नियुक्त की गई। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, बाकी मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। प्रांतों में द्वैत शासन को अपनाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पे गवर्नर फैसला लेता था और हस्तांतरित विषय पे गवर्नर ही फैसला लेता था, परंतु चुनी हुई सरकार की सलाह पर। देखते हैं हम, आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। जो महत्वपूर्ण पद थे जो गवर्नर के पास थे, जो अमहत्वपूर्ण विषय थे जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें अखिल भारतीय संघ की बात की गई। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए इच्छा पर निर्भर था। पर देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। जब देशी रियासतें शामिल ही नहीं हुई तो संघ बना ही नहीं। परंतु भारतीय राजनेताओं को इतना पता लग गया था कि भविष्य में भारत कैसा होगा, जो अखिल भारतीय संघ होगा। प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों को पूरी आज़ादी दे दी गई और केंद्र में द्वैत शासन को अपना लिया गया। जो 1919 में देखते हैं, जो राज्य में द्वैत शासन को अपनाया गया था, और 1935 अधिनियम में राज्य में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उस प्रक्रिया को केंद्र में अपना लिया गया। संघीय न्याय की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। भारतीय परिषद का अंत हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार।
संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों तथा हरिजनों के लिए किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसमें वर्मा को अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध के 2 नए प्रांत बना दिए गए। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं, जो इस प्रकार थीं: 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सरकार का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा गया। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। तब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासतों के लिए सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत 2 राज्य बना दिए गए और देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया। वे किसी भी देश में शामिल हो सकते, भारत या पाकिस्तान में, या वे अपना अलग नया देश बना सकते हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन की संसद में व्यवस्था कर दी गई। भारत को आज़ाद कर दिया गया, पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया और देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया। और आज का अध्याय यहाँ समाप्त होता है।